फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये मेरा वीडियो अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट पार्ट 2 के कंटिन्यूएशन में है। वहाँ पर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज हम कुछ रेशियोज़ की बात करेंगे और हमने मुख्य रूप से ये 4 रेशियोज़ चुने हैं: लिक्विडिटी रेशियोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। इन चारों के अंतर्गत जो हमारे रेशियोज आते हैं उन पर हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक अनुरोध है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें और आप मेरे से पहले की भांति कंटिन्यूटी में जुड़े रहें। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज की। इसमें हम 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो के 2 नाम और हैं। एक ही रेशियो 3 नाम से जाना जाता है। या तो आप इसे लिक्विडिटी रेशियो कहिए, या क्विक रेशियो कहिए, या एसिड टेस्ट रेशियो कहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम ये 5 चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस करेंगे: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सॉल्वेंसी रेशियोज में हम 2 मेजर रेशियोज हैं, मुख्य रूप से इन्हीं पर चर्चा की जाती है: डेट इक्विटी रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DER डेट इक्विटी रेशियो, और DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, लिक्विडिटी रेशियोज में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम करंट एसेट्स का टोटल कर दें तो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को इंडिकेट कर देता है। अगर हमारे पास सफिशिएंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो डे टू डे ऑपरेशंस में, जिससे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेट होता है बिजनेस का, उसमें कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो ऑपरेटिंग साइकिल अपने स्पीड से, जैसा कि बिजनेस चाहता है, होता रहेगा। और नेट वर्किंग कैपिटल के विषय में भी पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी, जिसमें बताया गया था करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा दिया जाए, यानी CA माइनस CL कर दिया जाए, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है और इसको लिक्विड सरप्लस या मार्जिन अवेलेबल के तौर पर भी जाना जाता है। इसका हम काफ़ी उपयोग करते हैं, विशेष रूप से जब हम लोग नायक कमेटी रिकमेंडेशंस में असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट बताते हैं तो NWC का हमें तीनों मेथड्स में उपयोग करना पड़ता है। वो अलग से एक वीडियो मेरा इसके बाद आपको मिलेगा, उसको आप वहाँ असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को देख सकते हैं। हमने इन दोनों के विषय में चर्चा करने के बाद आते हैं हम करंट रेशियो पर। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का इंडिकेटर होता है और थोड़ी बहुत चर्चा इस पर पिछले वीडियो में भी हुई थी। आज सिर्फ ये बता देता हूँ कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ हमारे करंट रेशियो को बताते हैं। और करंट रेशियो अगर 2:1 होता है, जो एक बेंचमार्क है, तो इसे हम उचित मानते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मेरे करंट रेशियो, करंट लायबिलिटीज़ जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर रीपे करनी है, उससे डबल है, तो मुझे लिक्विडिटी की शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और NWC हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर NWC 0 होता है या नेगेटिव होता है तो हम लोग उस बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं। करंट रेशियो में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये अननेसेसरीली बहुत अधिक
या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक भी नुकसान देता है और बहुत कम भी हमें परेशान करेगा लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुन लें। अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा करके उसे करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दिया जाए, अर्थात CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी CL, तो आपका लिक्विडिटी रेशियो निकल जाता है। और अगर ये 1:1 भी होता है तो दिस इज एडुकेट एंड सफिशिएंट कि आपको कोई जल्दी से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजनेस में आने वाली नहीं है। और क्विक रेशियो भी इसी फार्मूले से और एसिड टेस्ट रेशियो भी इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। अब एक इसमें होता है कैश रेशियो। कैश रेशियो भी हम कभी कभी निकालते हैं, उससे ये पता रहता है क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश है जिससे कि आप कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करें और ये रेशियो 1:1 आ जाए। तो ये सीधी सी बात है कि जितनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट मुझे करना है उतना कैश मेरे पास हर समय अवेलेबल रहता है, इसलिए इस फ्रंट पर भी मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिट्स को और सेल्स को कंपैरिजन करते हैं और उसी हिसाब से ये निकाले जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। सिमिलरली नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, परसेंटेज में नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। और इसमें बिजनेस का ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, वेदर द प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग और नॉट। इसको आप दूसरे शब्दों में यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आपने बिजनेस को 500 रुपये इन्वेस्ट करके शुरू किया है तो वो एक पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम जनरेट करता है, बहुत अधिक करोगे तो उसे डबल 1000 की सेल क्रिएट कर लोगे। इसी बिजनेस को 5000 से करेंगे तो हम सेल्स वॉल्यूम को 10,000 तक ले जा सकते हैं। इसी बिजनेस को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके करेंगे तो हम सेल्स वॉल्यूम को 10 लाख तक ले जा सकते हैं, एंड सो ऑन। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हैं, और जब सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो हमारा नेटवर्थ भी बढ़ता है, क्योंकि वो NW हम लोग पढ़ चुके हैं। NW बराबर होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, जिससे मेरा नेटवर्थ बढ़ जाएगा। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में हैं तो हम लोग NW के स्थान पर एनालिसिस पर्पसेस से TNW यानी टेंजिबल नेटवर्थ को यूज करते हैं, जिसमें हमने NW से इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दिया होता है। ये सिंपल बातें हैं। तो ये आपके इम्पैक्ट्स होते हैं लिक्विडिटी के बिजनेस में, और ये आपके अल्टीमेटली सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, नेटवर्थ बढ़ती है। इसको भी हमें पर्टिकुलरली कैश क्रेडिट लिमिट्स में देखते रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिव्यू एंड रिन्यूअल। इसी में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। तो नेट प्रॉफिट को अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी परसेंटेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। बस समझने वाली बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट से हमारा अभिप्राय क्या है। इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं उस पोर्शन को जिसमें हमारा इक्विटी यानी TNW प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको बिजनेस का टोटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड्स और TNW प्लस LTL लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इनटू 100, तो परसेंटेज में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा।
और इसी से ये हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही पोर्शन है एंड T&W प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय T&W एंड LTL into 100 will give you in percentage terms the return on capital employed। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी में केवल T&W बचता है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय T&W into 100% में रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगा। सिर्फ समझने वाली बात होती है कि इक्विटी क्या है, मेरा डेट क्या है और मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं, इनका डिवीजन इनटू 100% में ये रेशियोज आराम से कैलकुलेट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बिजनेस लॉन्ग टर्म में बंद होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर सॉल्वेंसी की दिक्कत आएगी तो बिजनेस के क्लोज होने की संभावना बन जाती है। तो ये होता है डेट इक्विटी रेशियो, वेरी सिंपल रेशियो। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी मीन्स T&W, मेरा डेट इक्विटी रेशियो निकल गया। यहाँ पर भी बैंकर्स को ये समझना चाहिए कि हमारा डेट बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेट बहुत अधिक होगा, इक्विटी हमारे पास थोड़ी कम होगी, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो बहुत ऊंचा आएगा, मे बी 20:1, समटाइम्स 50:1। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत बोरोइंग किया, और आज वो जैसे भूषण स्टील का एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ, तो उसमें वो डेट के बर्डन से ही ख़त्म हो गई है। इतना इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, इतनी उनकी मंथली या क्वार्टरली रीपेमेंट की इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि अंडर दैट डेट प्रेशर कंपनी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी रीजनेबल लिमिट्स में 3:1, 5:1 टॉलरेबल होता है। बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो ये अननेसेसरी का डेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परेशान करता है। जब हम DSCR निकालते हैं तो ये हमारा टर्म लोन में निकाले जाने वाला रेशियो होता है। इसको हम कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो, और ये प्रोजेक्टेड फिगर्स पे निकलता है कि आपका कितना प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारा DSCR यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकल जाता है। और ये भी अगर हमारा 2:1 है तो सीधा सीधा हमको ये पता चल जाता है कि अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आधी भी रह जाए तो भी मेरे डेट के सर्विस करने में बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन को कोई परेशानी नहीं है। पर इसको बहुत डिपेंडेबल नहीं मानते हैं, रीज़न बीइंग कि ये प्रोजेक्टेड फिगर्स पे होता है और उन प्रोजेक्शंस का बड़ा क्लोज एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है टू अराइव एट द एक्चुअल रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है तो आप इसको और अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स के साथ डेप्रीशिएशन को जोड़ा जाता है। जब प्रॉफिट और डेप्रीशिएशन दोनों जुड़ जाते हैं तो ये कैश प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बन जाता है। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन इज कैश प्रॉफिट, नेट लॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज नेट आपका कैश लॉस। सो कैश प्रॉफिट एंड कैश लॉस, कैश प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन, नेट लॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज कैश लॉस। उससे रिपेइंग कैपेसिटी का पता चल जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए रिलायंस की जामनगर में रिफाइनरी लगी है और ऑन एन एजम्पशन बेसिस आई एम टेलिंग यू, इफ देर आर 100,000 मीन्स 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में है विच आर एलिजिबल टू बी डेप्रिसिएटेड। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएट होना है, मान लीजिए 10% पे होना है। वो कहते हैं कि हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन बनेगा 10,000 करोड़, और वो कहते हैं आपसे आप हमें एक 5,000 करोड़ का टर्म लोन दे दीजिए
रीपेबल इन 2-3 ईयर्स, तो बैंक को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जिसके पास 1 लाख करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स और उस पर डिप्रिसिएशन 10,000 करोड़ हर साल आना है, उसके डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी आएंगे। तो प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन मिला के उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को डाउट नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही हम अपनी जो प्रोजेक्टेड फिगर्स है प्रॉफिटेबिलिटी की और दूसरे एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ये हम डिवाइडेड बाय इतना प्रिंसिपल और इतना लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स पे ब्याज चला जाएगा। जब उसको हम प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं तो आपका DSCR भी निकल जाता है। तो मैं यहाँ से अपने वीडियो को बहुत लंबा और नहीं करूँगा, कोशिश करता हूँ वीडियो छोटे ही रहें, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएं। पुनः अनुरोध है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बैंकर साथियों से अनुरोध है कि वो इसे पूरा सपोर्ट करें और अब तक मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।